ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों की, जिनको लेकर सवाल हमेशा खड़े होते रहे हैं। सरकार नियमों की अनदेखी कर अपने करीबियों की नियुक्ति करती है और फिर वो मामला अदालत तक जा पहुंचता है। सरकार की ओर से की गई नियुक्तियों को अदालत में चुनौतियां दी जाती हैं और इस बार तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर फटकार भी कोर्ट की तरफ से लग चुकी है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्यों आखिर कोई सबक लेने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जाती? यादव सिंह हो गए, तमाम इस तरह की नियुक्तियां हुई हैं जिनको लेकर सवाल उठते रहे हैं। जावेद अहमद साहब की जो ईमानदारी है, जो निष्ठा है, उसको लेकर हम सवाल उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल तब उठते हैं कि जब उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनदेखा कर दिया जाता है, तब एक याचिका दाखिल हो जाती है। अब किस तरह से जवाब आप देखते हैं कि सरकार का जवाब क्या होगा कोर्ट में? क्या इतना आसान आपको लगता है? अच्छा, थोड़ा सा मैं एक दूसरे इसी आधार को मानूंगा जी। राज्यपाल की दूरी और मुख्यमंत्री के आवास की दूरी चंद कदमों की है जी। एमएलसी मनोनीत प्रक्रिया होती है और एमएलसी की मनोनीत प्रक्रिया में उसमें शिक्षा के जगत में तमाम क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनको सरकार मनोनीत करती है जी। आज तक वो सरकार नाम मुहैया नहीं करा पाई। राजभवन और मुख्यमंत्री में टकराव हुआ, वो आज तक लिस्ट नहीं। सरकार की, यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। 2012 में जब चुनाव हो रहे थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी हैं, पूरे प्रदेश में जो घूम घूम कर वायदे करके आए थे। सरकार से उम्मीद है कि ईमानदार अधिकारी दे, एसएसपी ईमानदार होना चाहिए, डीएम ईमानदार होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, कई बार हमने आरोप लगा और आरोपों की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर एक डीजीपी कहता है, जो निवर्तमान डीजीपी है, पूर्व डीजीपी है, कि इसमें गुनेगार है एक डीजीपी जो रीता बहुगुणा का घर जलाया गया है जी, एक रिपोर्ट आती है और उसके बाद 2 महीने के बाद वही व्यक्ति डीजीपी बन जाता है। तो फर्क है कथनी और करनी में। अब न्यायालय में मामला है और तमाम मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है और यही कारण बार बार हम जितने भी विरोधी दल हैं उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सरकार का चेहरा क्या है, सरकार चाहती क्या है, ईमानदार अधिकारी को क्यों नहीं लाया जाता। ग्रेटर नोएडा में आप देख लीजिए किस तरीके से लाया गया लोगों को, और आज भी भ्रष्ट अधिकारी बिठाया, और जिन लोगों ने मनरेगा में भ्रष्टाचार किया गया, जिनको सीबीआई ढूंढ रही है, वो पंचम तल में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूटता है और यही कारण है। और आपने पावर सेंटर्स की भी बात की है, हरीश श्रीवास्तव जी, 4 साल से खराब हुई है। इस तरह की जो नियुक्तियों को लेकर फसाद की स्थिति बनती जा रही है। कनेक्शन होते हैं जी, उत्तर प्रदेश में 5 मोबाइल कनेक्शन है। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, क्या पावर सेंटर्स ज्यादा होने की वजह से सब मुश्किलात हो रही हैं सरकार के सामने? निश्चित रूप से अक्षय जी, ये कहीं न कहीं तो सरकार के कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट करती है, जिसके कारण ऐसे निर्णय होते हैं जो विवादास्पद होते हैं और जिनको लेके न्यायालय तक लोगों को जाना पड़ता है और न्यायालय को दखल देना पड़ता है जी। सरकार की किरकिरी होती है तो सरकार भी बखूबी इससे वाकिफ है, लेकिन जो उनके अंदरूनी दबाव है या जो अंदरूनी अंतर्द्वंद है या एक दूसरे को समायोजित करने की जो उनकी रीति नीति है, उनके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गलतियां होती हैं। लेकिन लगातार इस तरह के विवाद में रहने के बाद इन नियुक्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि आखिर वो समीक्षा क्यों नहीं करते कि ये जो नियुक्तियों में इस तरह की कि डॉक्टर अनिल यादव के नियुक्ति के मामले में सारे तथ्य छिपा लिए गए जी। फिर ये जो बौद्ध अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष की नियुक्ति में आखिर ये कैसे ब्लंडर मिस्टेक हो गया कि जो बौद्ध उसका नहीं उसको नियुक्त किया गया। जो मानव ये आयोग है जिसमें कैट के मानवाधिकार आयोग जिसमें कैट के अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया, तो आखिर इस तरह की ये लोकायुक्त में हुआ और पहले भी कई नियुक्तियों में इस तरह के विवाद खड़े हुए, तो आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं इनकी समीक्षा करते कि आखिर ये तथ्य क्यों छिपाए जा रहे हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं, और अगर वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसके लिए उनको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता। तो कहीं ना कहीं या तो इच्छा शक्ति लचर है और जानबूझ करके ये किए जा रही हैं नियुक्तियां, और ये देखते हुए कि बार बार विवाद में आता है, बार बार सरकार की किरकिरी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमको तो जो करना वही करेंगे, इस नीति पे सरकार काम कर रही है। ठीक है अशोक पांडे जी, आप ये देखिए कि हालात ये है कि एक आईएएस अधिकारी को घर में बंधक बना लिया जाता है जी। ठीक है, थाने तमाम हालातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम कानूनी पक्ष भी जानने की कोशिश बीच बीच में कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, क्या सरकार की तरफ से बचाव हो सकता है? क्योंकि जवाब तो अब कोर्ट के सामने देना ही होगा
किस तरह से दलीलें देकर बचाव हो सकता है सरकार का? देखिए, सरकार के पास तमाम तरह के महंगे महंगे वकील होते हैं और जो तमाम तरह के झूठ बोलकर और फ्रॉड कर कर भी आदेश प्राप्त करते हैं और मुकदमे में नियुक्तियां करवाते हैं। जी। जैसे भाई सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जो फ्रॉड किया था, झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट से, अभी होता है उनको भी कोई दंड सुप्रीम कोर्ट दे कि किस तरह से जो आदमी कंसिडरेशन में नहीं था, जी, जो ना कंसिडरेशन में नहीं था, उसको बता दिया कि इसी के ऊपर सबकी सहमति है, सब सीरियल नंबर 1 पर वही है। जी। तो जिस तरह और दूसरे जो हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक चीफ जस्टिस से टकरा रही है, ठीक है। ऐसा है कि जो स्टेट है, जी, स्टेट के 3 अंग हैं और जो अंग हैं उनको आपस में टकराना, जब टकराते हैं तब दिक्कत होती है। जी। जब चीफ जस्टिस ने रविंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाए, रविंद्र सिंह लोकायुक्त की नियुक्ति पर, तो कह दिया कि तो कानून बना दिया कि चीफ जस्टिस को सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। अब भाई ये कौन सी बात हुई? वो चीफ जस्टिस है, वो जानता है कि कौन जज कैसा है जी, उसको फाइनल अथॉरिटी को नहीं बनाते। अब अभी दिल्ली में एक नियुक्ति पर एक बैठक होनी थी जिसमें सिलेक्शन पैनल में सीबीआई डायरेक्टर की, उसमें प्रधानमंत्री थे, नेता विपक्ष थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जी। ये तीनों लोग गए प्रधानमंत्री के यहाँ, दोनों प्रधानमंत्री के यहाँ गए, मीटिंग शुरू हुई। प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप चीफ जस्टिस हैं, आप ज्यादा अच्छा जानते न्याय करेंगे, तो एक काम कीजिए, फाइलें आप देखिए और इसमें से जिसको टिक कर दीजिए उसी को सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया जाए। उन्होंने देखा, उन्होंने सब देखा, उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट है और इसी विभाग में काम कर रहा है, तो बाहर से नाम लाने के बजाय जैसे हमारे यहाँ होता है जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है चीफ जस्टिस हो जाता है, उसी प्रकार से इस व्यक्ति को चीफ जस्टिस को सीबीआई डायरेक्टर बना दिया जाए। ये लोग चाय नाश्ता करते रहे, बात करते रहे और इतने देर में सब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई। तो इस जब आप चीफ, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में चीफ जस्टिस को 8 घंटा बैठाया गया। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की एक आदत के तहत 8-9 बजे के आसपास जो हमको एक सोने का है, आप 11 बजे तक क्या बैठक कर रहे हो? 5 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठक कर रहे हो, सुबह 3 घंटा बैठक कर रहे हो। ये उस चीफ जस्टिस का अपमान नहीं है, सिस्टम का अपमान नहीं है क्या? अगर वो किसी के बारे में बता रहा है, वो कह रहा है कि इसको बना दो, ही नोज बेटर अबाउट द जजेस, क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि कौन जज किस पद पर? आपको निष्कर्ष क्या लगता है कि अगर सरकारें, राज्य सरकारें इस तरह की मनमानी करती हैं, अशोक पांडे जी, तो क्या आपको लगता है कि एक आयोग का गठन कर देना चाहिए और राज्य सरकारों से जो बड़े पदों पर नियुक्तियां हैं उसका अधिकार वापस ले लेना चाहिए? नहीं, राज्य सरकार को न्यायपालिका के साथ और कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में जो टकराव कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, अखिलेश जी के पिताजी के ऊपर मैंने किताब लिखा है, उनका मैं सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने विदेशी प्रधानमंत्री रोका था, इसलिए मेरी उनको सलाह है कि कानून का उल्लंघन करना बंद करें और न्यायपालिका से टकराव बंद करें। ठीक है, अशोक सिंह जी, सलाह तो दे दी अशोक पांडे साहब ने कि इस तरह कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, पांडे जी देखिए, न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं, अच्छे भाई, न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं। न्यायालय और कार्यपालिका में लगातार कई बार बहुत सारे मामलों में टकराव होते रहे हैं, ये सर्वविदित है, मगर हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। कोई भी संसदीय परंपरा में, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, तब भी न्यायालय, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। मगर जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, जिस तरह की, अशोक जी अभी 2 तरह की बातें कर रहे हैं, बोले मैंने मुख्यमंत्री के पिता को किताब लिखी, ये आपका अलग बिजनेस है, आप किताब लिखें क्या न लिखें, मगर जब संविधान की बात आती है तो संविधान की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र जो चुनी हुई सरकार होती है वो हमेशा करती है। गलतियां हो सकती है सरकारों से, मगर न्यायालय के आदेश का हमेशा नहीं सर, इसको नहीं, गलतियां आप करें, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन वही गलती बार बार दोहराना, अशोक सिंह जी, हो सकता है, सवाल हो बार बार वही गलती करना। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी अशोक पांडे जी ने कहा कि कपिल सिब्बल ने वो सरकार का वर्जन था, सरकार का बयान दिया गया, सरकार का कहा कि इन मामलों में कंसर्ट, वो उस पर आपत्ति दर्ज हुई,
तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान रखना चाहिए। हम न्यायालय के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, मगर सवाल बड़ा कपिल गंभीर। सिब्बल जी ने ये दिया कि नंबर 1 पे वीरेंद्र सिंह जी का न्यायालय- नाम कपिल था। सिब्बल ने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट को कपिल सिब्बल ने झूठ बोला सरकार के। ये विवाद कपिल का सिब्बल विषय को है। हटा देना चाहिए। इतने सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट जैसी ये अदालत सरकार को की क्यों जिम्मेदारी मिसलीड किया? ये सरकार, कोई भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्या दे रही है, और इसी पे बहस हो रही है कि आज अगर ईमानदार अधिकारी उत्तर प्रदेश में जो वरिष्ठता क्रम रखते हैं, अगर उनको डीजीपी बनाया जाता तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। मगर देखने में आया 25 साल से लगातार, और यही कारण है कि हम कहीं ना कहीं अन्याय करते जा रहे हैं। और जिन उससे क्या होता है अक्षय भाई कि मनोबल जरूर टूटता है उन अधिकारियों का। जी। अब ठीक है डीजीपी बन गए, मगर उत्तर प्रदेश में 6-6 महीने के भी डीजीपी बने हैं, क्यों बन रहे हैं? तो कहीं तेरा और मेरा का खेल है, और यही कारण है कि वोट की राजनीति में हम इतने स्तर से गिरते जा रहे हैं कि हालात ये हैं कि लगातार ऐसी ऐसी चीजें करती है जो नाजी पैदा हरीश हो रही है। श्रीवास्तव जी, और हालात क्या ये है एक कि खास उत्तर प्रदेश तबके में को खुश 4 करने साल की में कितने कोशिश DGP की हो गई है गए? सरकार की 4 तरफ साल में कितने से इस DGP हो नियुक्ति गए? के माध्यम से? अक्षय जी, मैं इस लाइट से इस विषय को नहीं देखता जी। हमारे मित्र प्रदीप कपूर साहब अभी कह रहे थे कि माइनॉरिटी के हैं जावेद अहमद साहब, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। तो पहले तो मैं प्रदीप कपूर साहब को कहूंगा कि इस तरह की जो बात उन्होंने रखी वो किस आधार पर रखी, या तो स्पष्ट करें, अन्यथा उनको वापस लेना चाहिए। क्योंकि इसी प्रदेश में राज्यपाल के पद पे भी माइनॉरिटी के व्यक्ति रहे हैं, मुख्य सचिव के भी पद पे रहे हैं, और जिनकी बड़ी प्रशंसा होती रही। महमूद भट्ट साहब रहे, अपने यहाँ चीफ सेक्रेटरी रहे, उनकी शक्ति की, उनकी ईमानदारी के, उनके प्रशासन की बड़ी प्रशंसा भी होती रही। तो इस तरह के अनर्गल बातें से लोगों को एक भ्रम पैदा होता है और लोगों को गुमराह करने का अवसर मिलता है। इस तरह से कतई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। न उसमें ये भी कहा जाता है जी। क्योंकि माइनॉरिटी थे इसलिए 13 लोगों को सुपरसीड किया गया। तो ये मैं इस प्रकाश में इस बात को बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की लगातार नियुक्तियों में जो इस तरह की सरकार की विवादास्पद हो रही है निर्णयों को लेकर के, इस पे सरकार की दक्षता पे और कुशलता पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, और ये लगातार हो रहा है, अनेक मामलों में हुआ। तो इसको लेकर के तो जनता के सामने, जनता के मन में ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सरकार इस निर्णय लेने के मामले में अक्षम साबित हो रही है। दूसरी चीज ये है कि आखिर सरकार मेरिट के आधार पर निर्णय क्यों नहीं लेना चाहती और मेरिट की अनदेखी क्यों करती है, उसके पीछे उसका क्या निहितार्थ है, ये भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है। सरकार को चाहिए कि जनता के प्रति जवाबदेह सरकार, और जनता तो देख ही रही है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। ये 8वें डीजीपी उत्तर प्रदेश के बदले गए हैं जब से अखिलेश सरकार आई है, लेकिन उसके बावजूद कानून व्यवस्था सुधरी नहीं है। अक्षय जी, प्रवासी भारतीय का सम्मेलन अभी आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया जी, और उसमें अमेरिका से आए, बाल्टीमोर से आए, देवरिया के रहने वाले रमेश यादव ने ये सवाल खड़ा किया और ये कहा कि अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही हो जाए तो उत्तर प्रदेश की कानून छवि चमक सकती है और यहाँ निवेश आ सकते हैं, औद्योगिक विकास हो सकता है। ठीक है। तो जो अमेरिका वाशिंगटन में बैठा उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, उसको भी ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है और यहाँ इसी वजह से यहाँ औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाएं एकदम शून्य है। अशोक पांडे जी, क्या यही तमाम वजह आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है? उनकी भी एक चिंता है कि यहाँ पर नियुक्तियों पर फैसले सरकार की तरफ से पारदर्शी तरीके से नहीं होते हैं, नियमों की अनदेखी करके किए जाते हैं। क्या इसके पीछे यही वजह आप मानते हैं? ऐसा है कि जब गलत लोगों को नियुक्त किया जाएगा और गलत प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया जाएगा, तो इसीलिए किया जाता है कि जो हम कहें वो तुम करते रहना। इसीलिए हम तुमको 14 नंबर से उठाकर 1 नंबर पर बैठा रहे हैं। तो इसमें जावेद अहमद साहब की गलती आप कहां पर मानते हैं? ये तो सरकार का फैसला है, सरकार ने उन्हें प्रमोट करने का फैसला किया, तो उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े होते हैं क्या पांडे जी? नहीं, ये जावेद अहमद साहब, नहीं, मैं किसी काबिलियत पर सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन जो 13 लोग हैं क्या वे नाकाबिल हैं? सीधा सवाल है कि उधर जो 13 लोग हैं जिनको सुपरसीड करके वो बने, आवाज उनके बास बने, ऐसा है छोटे को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए जी। ठीक है, समय के साथ
वो रिटायर होते, ये भी सीनियरिटी में आते, 3-4 नंबर सीरियल पे आते, उसके बाद डीजीपी बनते। जात धर्म के आधार पर विभेद करना उचित नहीं है कि जात धर्म के आधार पर वो हिंदू है कि मुसलमान है और शासक होता है। लेकिन जब 14 नंबर वाले को 1 नंबर बैठाया जाता है और वो एक विशेष धर्म का होता है और जिसका तुष्टिकरण पर सरकार के ऊपर आरोप लगता है जी, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि वो मुसलमान थे, इसलिए उनको 14 नंबर चुटा के 1 नंबर किया गया। तो वो सवाल उठ भी रहे हैं। आपको इसका निष्कर्ष देखते हैं पांडे जी, आप कोई निष्कर्ष इस बात का देखते हैं कि अगर सरकार की तरफ से मनमाना रवैया अगर आगे भी अख्तियार रहता है तो उस दिशा में क्या कानून हमारा कहता है कि क्या प्रावधान होने चाहिए, या जो मौजूदा कानून अभी तक है उसमें क्या कुछ हो सकता है? हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि क्या एक जैसा आयोग की बात बीच में आई, हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा कि एक अलग आयोग गठित हो जाना चाहिए और उसके पास नियुक्तियों का अधिकार होना चाहिए। नहीं, तमाम आयोग बने हुए हैं, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। तमाम जब आयोगों में अपने बेईमान और अपने मतलब के लोग बैठाए जाएंगे, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, जब तक आयोग में जो नियुक्तियां होगी वे प्रमुख महत्वपूर्ण लोगों की तो बात तो फिर वही अपने मनचाहे लोगों की आ गई कि रवैया तो सबके लिए वही होगा कि अपने लोगों को फायदा किस तरह से पहुंचाया जाए। ठीक है सर, प्रदीप कपूर साहब, कोई रास्ता, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं? फायदा होगा क्योंकि सरकार तो शायद इन सभी बातों से परे हटती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक ऐसे विवादित फैसले जिसके चलते कोर्ट से फटकार तक सुनने को मिलती है। अब तो कोई सुधार की गुंजाइश भी कम बचती है ना? नहीं, आप लोग बराबर ऐसे डिबेट करते रहिए, सभी टीवी चैनल इस तरह डिबेट करें कि जो कानून का उल्लंघन हो रहा है तो कभी कभी सरकार के कान तक उसकी जूं रेंगेगी, 2-4 झटके और लगेंगे। प्रदीप कपूर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। अक्षय जी, या तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए अक्षय जी, या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए हुए नॉर्म्स हो कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजी पुलिस हो, या इस तरह के जो जिम्मेदार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, उसका पालन प्रदेश क्या देश भर की सभी सरकारों को करना चाहिए। या तो एक नॉर्म सेट हो जाए जिसका कि कोई वायलेशन नहीं करेगा, है ना, नहीं तो फिर इस तरह के सवाल होते रहेंगे तमाम स्टेट्स में और तमाम सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। उत्तर प्रदेश में ज्यादा इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि भाई किस प्रदीप कपूर साहब, उत्तर प्रदेश में हालात ज्यादा विकराल हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा। 25-30 साल से देखने को मिल रही हैं जी, 25-30 साल से देख रहे हैं बराबर, सरकार किसी की भी हो हमेशा इस तरह के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उस पर सवालिया निशान लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहीं निर्धारित सेट नॉर्म्स बन जाए और उसको फॉलो किए जाए तो इस तरह की शायद स्थिति ना पैदा हो। अशोक सिंह जी, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार को? क्योंकि तमाम नसीहतें दी जाती हैं, तमाम बातें कही जाती हैं, नाराजगी भी लोगों की सड़कों पर दिख जाती है। विकास सबसे अहम मसला होता है आम जनता के लिए, लेकिन उससे ऊपर कहीं ना कहीं होता है उनकी सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं होते हैं और विकास की बातें कही जरूर जाती हैं। कितना विकास धरातल पर उतरता है ये हकीकत भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अब सरकार का स्टेप क्या होना चाहिए इस तरह की नियुक्तियों को लेकर जिन पर सवाल उठते हैं? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए 4 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी को, एक शब्द में बोलूंगा, समाजवादी पार्टी को, सरकार को दाग अच्छे लगते हैं और यही कारण है कितने विवादित फैसले सरकार के हुए। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस अधिकारी को ढूंढती है रातों रात वो ईमानदार हो जाता है, पता नहीं कौन सा कन्नौज से यत्र आ जाता है, कौन सा गंगा जल इनके पास आ जाता है जो पवित्र हो जाते हैं। तमाम विवादित अधिकारियों को उन्होंने पदोन्नत किया गया, अपने बगल में बिठाया गया। तो यही कारण है कि जब 2012 में लोकतंत्र में सरकार 2012 में बनी और उसके बाद ईमानदारी सरकार ने कोई काम नहीं किया। किसी मामलों को देख लीजिए, किसानों के मामले में देख लीजिए, जिस मामलों में किसानों की बात करती है सरकार, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी खुद किसान रहे हैं, किसान परिवार से हैं, उनको तो अपना दर्द, आज शराब माफियों के साथ सरकार खड़ी है तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं हो। और यही कारण है कि जब पावर सेंटर होते हैं, इस सरकार की कई जगह से पावर सेंटर होते हैं, तो इसी तरह की नियुक्तियों को देखने को मिलेगा। अगर एक पक्ष अनिल यादव को ईमानदार बता रहा था, एक पक्ष यादव सिंह को ईमानदार बता रहा था। शैलन सिंह मामले में, आगरा वाले मामले में क्या हुआ, जिस प्रदेश में डीजीपी थाने और जिले बेच रहे हो, जिन पे आरोप लगे हो, क्या सरकार ने जांच कराने की हिम्मत सुझाई?
क्योंकि नहीं छिपाई, क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके अपने लोग फंस रहे थे। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को, सरकार को दाग अच्छे लगते हैं, और ये दाग 2017 में जनता जरूर धोगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है। जनता ने पूरी तरह मनमाना, ये 4 साल में 8 डीजीपी, ये कौन सी सरकार है भाई जी? कौन सा प्रदेश है, कैसा उत्तम प्रदेश है? क्या आज डॉक्टर लोहिया की आत्माएं निश्चित तौर हो रही होंगी? अपराधियों को बेखौफ ठीक है, घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक तरफ अपराधी पकड़ते हरीश पुलिस, श्रीवास्तव अगर जी, ये हाल ना ऐसे होता, अफसर तो सुनिए, जो अच्छा भाई, अपने एक सेकंड और संबंधों लूंगा, का, एक सेकंड और लूंगा। जी। अगर ये आधार ना होता तो तोताराम को आदरणीय शिवपाल यादव गिरफ्तार नहीं कराते। तोताराम यादव को अपनी जगह पर आप गिरफ्तार करा रहे हो, और वही तोताराम बूथ कैप्चरिंग कर रहा है। तो सरकार की मंशा क्या है? सवाल मंशा पे है। अगर ईमानदार सरकार होती तो उत्तर प्रदेश में 4 साल में 8 डीजीपी ना होते। अक्षय तो जी, ऐसे ये चहेतों जो से कितनी पूरा उम्मीद मसला की है, जाए हरीश श्रीवास्तव जी? देखिए सरकार को इस तरह के चहेते जो करीबी होते हैं, जिनकी सरकार से मलाईदार पदों पर आसीन हो जाते हैं, उनसे उम्मीद करना तो फिर आम जनता के लिए बेमानी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, वो तो उसके परिणाम बताए हैं। जो डॉक्टर अनिल यादव ने परिणाम दिया कि हजारों प्रतिभाशाली छात्रों के भाग्य के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया, मेरिट पे कुठाराघात किया, वो तो एकदम स्पष्ट है। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल है अक्षय जी कि इस तरह के जो सरकार के जो कार्य हैं, सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार एक संस्था है और संवैधानिक संस्था है। उस संवैधानिक संस्था की गरिमा महिमा का अवमूल्यन होता है। सरकार, जनता के बीच में सरकार जैसी संस्था की गरिमा महिमा अवमूलित हो रही है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जनता के मन में जो सरकारों के प्रति अविश्वास पैदा होता है, इसी तरह के विवादास्पद निर्णयों के कारण अविश्वास पैदा होता है। और ये जो भ्रष्टाचार जैसे दानों को कोई नियंत्रण नहीं कर पाता, वो उसके भी पीछे यही कारण है कि लोग नीचे तक ये चर्चा करते हैं कि साहब ऊपर तो बैठे इस तरह के निर्णय किए गए। चाहे वो आप अरुण मिश्रा को लेकर के देख लीजिए, चाहे यादव सिंह को लेकर के देख लीजिए, डॉक्टर अनिल यादव को लेकर के देख लीजिए। इसलिए अनेक इस तरह के उदाहरण हैं। तो वो ग्राम प्रधान और जो पंचायत का मेंबर, वो भी यही चर्चा करता है कि देखिए साहब ऊपर तो इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। तो वो भी अपने दायित्व से मुकरता है और भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। इसी तरह के बहाने को अशोक पांडे जी, आप राज्य सरकार को कोई सलाह देना चाहेंगे? सरकार को देखना होगा, कोई सलाह देना चाहेंगे कि नियुक्तियों को लेकर इस संस्थाओं तरह की का मनमानी अवमूल्यन ठीक हो नहीं है? और सरकार साथ की ही गरिमा एक सवाल महिमा का और जवाब इकबाल और बनी भी रहे, जानना चाहूंगा, उसके लिए संक्षेप में बहुत जवाब आवश्यक है। दीजिएगा कि इस तमाम तरह की मनमानियों के बावजूद भी अगर सरकार के रवैये में सुधार नहीं होता है, तो कोर्ट किस तरह का फैसला लेने को बाध्य हो सकता है? दिक्कत न्यायपालिका में भी है कि देश की न्यायपालिका भी ठीक से काम नहीं कर रही है। अन्यथा जिस न्यायपालिका ने अनिल यादव की नियुक्ति को गलत ठहराया था, वही न्यायपालिका उस आईएएस और उस प्रमुख सचिव को भी की नियुक्ति को भी रद्द कर देती और उसको प्रमुख पद पर बैठने के अयोग्य ठहरा देती, जिसने अनिल यादव को नियुक्त किया था। जी, आखिर मुख्यमंत्री और 4-5 लोगों ने मिलकर जो एक सिलेक्शन पैनल है जी, जिसने नियुक्त किया एस आर आलम को, क्या उसने ये भी नहीं देखा सेक्शन 11 कि सेक्शन 11 के तहत जो कैट का चेयरमैन है वो किसी भी पद पर नियुक्ति के अयोग्य है, चाहे वो केंद्र सरकार के पद हो चाहे किसी राज्य सरकार का पद हो। ठीक है, उसके पीछे उसको एक स्वतंत्रता, उसका एक बड़ा पद है, बड़ा दायित्व है। इसलिए उसको कहा गया कि भैया अब इतना बनने के बाद आप अपने पद को न बेचें, आप अपने जजमेंट को न बेचें। इसलिए आप अगर इस पद पर धारण करते हैं तो इसके बाद आपको कुछ नहीं, आप घर में बैठे राम राम कीजिए। ठीक है। प्रदीप कपूर साहब, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार को अपने रवैये में अब कम से कम सुधार करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अब एक 2017 का इलेक्शन नजदीक है, समय बहुत कम है। कम से कम अभी सभी सुधार लें और जो नियम कानून के तहत जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं और जिस तरीके का ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए उस सिस्टम में ले आए और जनता की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और कम से कम इसी में जितना अपना मेकओवर कर सकने का मौका है ये कर सकें। हरीश श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे और क्या आपको नहीं लगता कि 2017 में मुश्किल हो जाएगी इस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, मुश्किल तो
जनता ने तो निर्णय ले लिया है। समाजवादी पार्टी को भले लगता हो कि वो दोबारा रिपीट होने जा रहे हैं, लेकिन जनता का तो ये निर्णय हो चुका है। रहा सवाल ये कि मैं जरूर कहना चाहूंगा सपा सरकार के मुखिया को कि सरकार एक संस्था है और इस तरह के निर्णयों से, इस तरह के जो लगातार जो विवादास्पद निर्णय होते हैं, उससे जनता के बीच सरकार रूपी संस्था का इकबाल घटता है, सरकार की गरिमा महिमा घटती है, संवैधानिक संस्था की गरिमा महिमा को ठीक है सुरक्षित रखें और सरकार मेरिट पर निर्णय। निश्चित तौर पर मैं इसमें अशोक पांडे जी की बात से सहमत हूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो मनमाने आदेश जारी करते हैं, क्योंकि संविधान से अधिकारी बना होता है। मगर मेरा मानना है अक्षय जी कि सरकार इकबाल से चला करती है। इस सरकार का इकबाल पूरी तरह फेल हो गया है। नीचे स्तर पर मुख्यमंत्री के आदेश पालन नहीं हो रहे, डीजीपी के आदेश पालन नहीं हो रहे। अगर आदेश पालन होते तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों का ये हाल नहीं होता और अपराध। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के राजधानी लिए। सुरक्षित नहीं है और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि सपा को दाग अच्छे लगते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर हमेशा ही समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े होते रहे हैं। एक के बाद एक नियुक्तियों का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब भी कई मामले लंबित हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार के रवैये में कोई सुधार आता नजर नहीं आ रहा। नियमों की जमकर अनदेखी की जाती है और अपने चहेतों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन ये तमाम मामले कोर्ट के सामने पहुंच जाते हैं। सरकार को फटकार भी लगती है, लेकिन उसके बावजूद रवैये में किसी तरह का कोई परिवर्तन आता नजर नहीं आ रहा। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।